अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, नावल स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट करके आप लोग अपनी पसंद का नावल मेरे साथ शेयर किया करें और मुझे नावल वही बताया करें जिसके राइटर अरीज शाह हों, क्योंकि मैं ज़्यादातर अरीज शाह के ही नावल रीड करती हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे अरीज शाह के अच्छे अच्छे नावल मेरे साथ शेयर किया करें, मुझे बताया करें ताकि मैं वो रीड कर सकूँ। तो फिर आज हम इस नावल की नेक्स्ट एपिसोड रीड करते हैं। जानवर के जिस्म से हर किस्म की हरकत ख़त्म हो चुकी थी। यकीनन वो मर चुका था, लेकिन यारब अब तक उसे मारे जा रहा था। वो हिम्मत करके उठी और उसके पास आई। यारम, अब तो मर गया है, अब बस कर दें। रूह डरते हुए उसके करीब आकर बोली, मगर यारम उसकी बात सुन कहाँ रहा था। उसने तो अपनी कार्रवाई अब तक जारी रखी थी। वो मुसलसल चाकू जानवर को मारे जा रहा था। कहते हैं किसी मुर्दा जिस्म के अंदर से चाकू निकालने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। न जाने ये हिम्मत यारम कहाँ से ला रहा था, लेकिन उसने ये काम अभी तक रोका नहीं था। मज़ीद ये सब कुछ देखना रूह के बस से बाहर था। जानवर मुकम्मल तौर पर होन से लथपथ और उसका होन पूरी तरह से बर्फ़ पर गिरा हुआ था। वो दीवाना वार ऐसे उसे मारे जा रहा था। रूह को उसकी दीवानगी से अजीब खौफ आने लगा। रूह वहाँ से उठी और अपने घर की तरफ भाग गई। यारम ने उसे दूर जाते हुए देखा और एक बार फिर से दीवानों की तरह और ज़्यादा गुस्से से उसे मारने लगा। तुम मेरी रूह को मारने आए थे, मेरी रूह को मुझसे दूर करना चाहते थे। देखो क्या अंजाम हुआ तुम्हारा। कोई भी मेरी रूह को मुझसे दूर करेगा, मैं उसका यही हाल करूँगा। रूह बस सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। सुना तुमने? वो चिल्लाते हुए कह रहा था और अपना काम जारी रख रहा था। वो थोड़ी देर के बाद वापस आया तो उसके पूरे कपड़े खून से भरे हुए थे। रूह ज़मीन पर बैठी मुसलसल रो रही थी। वो उसका डर समझकर उसके करीब आया। उसे रूह पर इस तरह से बाहर निकलने पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये वक्त गुस्सा निकालने का नहीं था, बल्कि रूह को उस डर से बाहर निकालने का था। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है रूह, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अपने हाथ से बहता खून साफ करते हुए यारम उसकी तरफ बढ़ा, जो बुरी तरह से डरी सहमी हुई थी। यारम, आपने उसे यारम, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? रूह ने सहमे हुए टूटे फूटे अल्फाज यारम से कहे। यारम का हाथ अपने से दूर हटाने की वो कोशिश करने लगी। रूह, मैं ऐसा नहीं करता तो वो तुम्हें मार डालता, लेकिन अब तुम्हें घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। वो जानवर अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हें उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उस जानवर से डर नहीं लग रहा यारम, मुझे आपसे डर लग रहा है। यारम, आपको अंदाज़ा भी है आपने क्या किया है उसके साथ? प्लीज़ मेरे साथ मत आएं, प्लीज़ मुझसे दूर रहें। रूह कहती हुई तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर अंदर से दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। तुम्हें मुझसे डर लग रहा है रूह? मुझसे? अपने यारम से? दीवाना वार अपने हाथ में लगा खून देखता और फिर दरवाजे की तरफ, जो अंदर से बंद था। अपना सारा गुस्सा वो जानवर पर निकाल के आया था, इसलिए रूह पर गुस्सा निकाल कर उसे मज़ीद डरा नहीं सकता था। मुझे ये सब कुछ रूह के सामने नहीं करना चाहिए था। रूह को वहाँ से भेजकर मुझे उस जानवर को मारना था, लेकिन अब क्या हो सकता है? आज नहीं तो कल तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही जाएगा। तुम्हें वैसे भी तो सब कुछ पता चल जाएगा, तो फिर क्या हर बार ऐसे डरती रहोगी तुम? तुम्हें समझना होगा कि मैं ऐसा ही हूँ और हमेशा ऐसा ही रहूँगा। और अगर तुम ऐसे ही डरती रहोगे तो कैसे गुजारा होगा हमारा? आज जानवर की मौत पर तुम इतनी उदास हो रही हो, और जब कल तुम मेरे हाथों के ही लोग मरते देखोगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम्हें इस सब के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन अगर मुझसे दूर गई तुम, तो नहीं, मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताऊंगा। फिर भी पता चल गया तो मैं खुद से दूर नहीं तुम्हें जाने दूंगा। फ़िलहाल सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता और मैं कुछ पता चलने भी नहीं दूंगा। अपने आप को रिलैक्स करते हुए बोला, लेकिन एक अजीब सी वहशत थी जो अंदर तक जा चुकी थी। वो सिर्फ एक जानवर था जो रूह जान ले सकता था। वो अभी तक नीचे सोफे पर बैठा अपने कमरे का दरवाज़ा देख रहा था। वो उठा और बाहर गाड़ी से आकर अपना सामान निकालने लगा। उसने आज रूह के लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी, जिसकी वजह से उसे इतना वक्त लग गया। वो सारा सामान लेकर अंदर आया और वहाँ से अपने लिए एक सूट निकालकर अपने गंदे खून वाले कपड़े उतारे। बात के लिए वो
बाथ में वो गया फ़्रेश होने के लिए, ताकि जिस्म से इस गंदे जानवर के जिस्म के खून की बदबू ख़त्म हो। अब उसका इरादा रूह को मनाने का था। मुझसे रूठ कर गई थी, लेकिन यारम फ़र्क नहीं कर पाया था कि वो उससे रूठ कर नहीं बल्कि डर कर दूर हुई है। यारम ने सबसे पहले किचन में आकर खाना निकाला, जो कि वो अपने साथ लाया था। उसे पता था अब तक तो रूह को बहुत सख्त भूख लगी होगी। सुबह भी बहुत हल्का फुल्का नाश्ता किया था उसने। कमरे तक आया और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था, यानी कि जो तब से यारम समझ रहा था कि वो उससे नाराज़ है, अंदर से दरवाज़ा लॉक करके बैठी है, वो उसकी गलत फहमी थी। वो अंदर आया तो वो बेड के पास ज़मीन पर बैठी अपने घुटनों के गिर्द हाथ बांधे हुए घुटनों पर सर रखे शायद रो रही थी। वो इसके करीब आकर बैठ गया। रूह, मैं जानता हूँ मेरी जान, आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था। मैं भी डर गया था, लेकिन उस जानवर से नहीं, तुम्हें खोने से। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इधर देखो मेरी तरफ। रूह, उसने रूह को इशारा किया, जो गुस्से से दोबारा मुंह फेर गई। तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता मेरा? मैं तो जीते जी मर जाता। प्लीज़ ऐसी बातें ना करें यारम। वो जो उससे मुंह फेरे दूसरी तरफ देख रही थी, उसके ऐसा बोलने पर तड़प कर उसकी तरफ देखने लगी। तो फिर क्या करूँ रूह? मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। और तुम्हें किसने कहा बाहर जाने के लिए? हाँ, मना करके गया था, फिर क्यों गई तुम बाहर? वो उससे पूछने लगा। यारम, मुझे लगा बाहर कोई आदमी है, शायद इस तरफ रास्ता भटक गया है। मैं तो सिर्फ उसे रास्ता बताने जा रही थी। वो मासूमियत से सू सू करती बोली। तुम्हें एक खतरनाक जानवर कोई आदमी लग रहा था? यारम को यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी बेवकूफ़ है। पीछे से तो आदमी ही लग रहा था, न जाने वो कौन सी मखलूक थी। और तो और वो 2 पैरों पर चल रही थी। जानवर तो 4 पैरों पे चलते हैं ना। उसकी सू-सू अब भी जारी थी, जिस पर यारम के डिंपल नुमायाँ हुए, जो वो जल्दी से छुपा गया। ये ना हो कि रूह बुरा मान जाए। वैसे तुम्हें खुद यहाँ का रास्ता पता है, जो इस बेचारे आदमी, मेरा मतलब है उस 2 पैर वाले जानवर को बताने जा रही थी? या इंसानियत के जोश में ये बात सोची ही नहीं? यारम अब उसकी क्लास ले रहा था। ये बात मैंने वाकई उस वक्त नहीं सोची थी। उसने शर्मिंदगी से अपनी गलती कबूल की। अब भी डर लग रहा है। वो इसके करीब बाजू का घेर बनाते हुए बोला। यारम, आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? मुझे उससे ज़्यादा आपसे डर लग रहा था। आप कर क्या रहे थे यारम? आपको हो क्या गया था उस वक्त? पता है आपको, उस वक्त आप मेरे यारम बिल्कुल नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और इंसान है। वो जो उसके गुस्से और बेरहमी की वजह से उससे दूर हुई थी, इसमें अपना पुराना यारम देखकर फिर से उसके करीब आई और उसके सीने पर सर रखे पूछने लगी। तुम नहीं जानती रूह, वो बहुत खतरनाक जानवर था, तुम्हारी सोच से ज़्यादा खतरनाक। अगर मैं उसे ठीक से नहीं मारता तो वो हमारे लिए मज़ीद खतरनाक हो सकता था। वो उसे प्यार से अपनी बातें बता रहा था। तुम्हें पता है, वो एक बर्फ़ानी सूर था। वो इंसानों की तरह इसलिए चलता है क्योंकि उसकी कमर की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, इंसानों की तरह। लेकिन मुझे ये बात समझाओ कि तुम्हें वो इंसान क्यों लगा? मतलब तुम्हें कैसे लगा कि वो इंसान है? यारम अपनी हंसी छुपाए हुए पूछने लगा। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? रूह ने रूठते हुए कहा। बिल्कुल नहीं मेरी जान, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। इतना खतरनाक जानवर जो पीछे से भी इतना बड़ा लगता है। यारम को अपनी हंसी रोकना मुश्किल लग रहा था। ज़ब्त से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अ, नहीं लग रहा था मुझे। मुझे लगा उसने कोई जिम्पर पहना हुआ है, जैसे आम इंसान पहन के चलते हैं। अब वहाँ होटल में कितने लोग थे जो इस तरह के जैकेट पहने हुए थे। मुझे लगा उसने सर्दी से बचने के लिए इस तरह से अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ है। रूह ने उसकी बात काटते हुए मुंह बनाकर कहा, और कब से अपनी हंसी रोके। यारम का चेहरा सुर्ख हो चुका था, मजीद अपना कहकर रोक ना सका। अच्छा दफ़ा करो, उसे जो होना था हो चुका है, अब खाना खाओ। वो हंसते हुए खाने की तरफ मतवज्जा करने लगा। सफ़र की वजह से यारम काफ़ी थका हुआ लग रहा था। वो रूह के लिए काफ़ी सारी शॉपिंग करके लाया था। रूह को इनमें से भी कम ही चीज़ें पसंद आई थी। चीज़ें देखते हुए उसे एक बार फिर से वही जानवर याद आ गया। यारम, वापस चलते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो इसके करीब बैठकर बोली। बस 5 दिन और हम वापस चले जाएंगे। यारम ने उसे अपने करीब करते हुए कहा। नहीं यारम, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ वापस चलें, हम यहाँ नहीं रहेंगे। यारम इसका डर बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था। वो अभी तक उस जानवर से डरी हुई थी, या शायद उससे। अब वो जानवर वापस नहीं आएगा। यारम ने उसे समझाने की कोशिश की। यारम, हम अगले साल अपने बच्चे भी यहाँ नहीं लाएंगे। अचानक उसके कंधे से सर उठाकर मासूमियत से बोली, तो यारम मुस्कुराए बिना ना रह सका।
मेरा मतलब है कितनी खतरनाक जगह है ये। उसने यारम के मुस्कुराहट को देखे बिना दोबारा उसके सीने पर सर रखा। हमारे बच्चे डर जाएंगे। रो का अंदाज बिल्कुल किसी बूढ़ी माँ की तरह था जो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकती है। ओके, हम यहाँ नहीं आएंगे दोबारा, आखिर हमारे बच्चों का सवाल है। यारम के डिंपल गहरे हुए। यारम के कहने पर रूह ने उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखी, फिर शर्मा कर उसके सीने में सर छुपा गई। मेरा वो मतलब नहीं था, वो मिनमिनाई। यारम, आपके हाथ में दोपहर में वो जो छड़ी थी वो कहाँ है? रूह के सवाल पर वो उसे देखने लगा। मेरे पास ही है, तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने वैसे ही छड़ी किसी और के पास देखी थी, पता नहीं किसके पास। दिखाएं मुझे, वो मैं याद करने की कोशिश करूं। छोड़ो यार, तुमने किसके पास देख ली, फ़िलहाल मेरे बारे में सोचो। यारम ने उसे मज़ीद अपने करीब करते हुए कहा। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, उसके लबों पर अपने होंठ रख चुका था। इस वक्त वो सिर्फ अपने और रूह के बारे में बात करना चाहता था, किसी छुरी या चाकू के बारे में नहीं। रात का न जाने कौन सा पहर था, रूह की आंख खुली। यारम उसके साथ गहरी नींद में था। नींद में उसने रूह के गिर्द इतना घेर बनाए रखा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपना कोई गैर अजीज़ खिलौना अपने पास रख कर सोता है। दोपहर में भी वो काफ़ी देर तक सोती रही। मज़ीद लेटे रहना रूह को मुश्किल लगा। उठकर खिड़की की तरफ आई। दिन का मंजर अब भी उसके सामने था। दिन के बारे में सोचकर एक बार फिर से खौफ ने उसके गिर्द खसार बना लिया। उस जगह उसने दोपहर को वो इंसान नमा जानवर देखा था। बर्फ़ की सफ़ेदी और घर के अंदर से सारे लाइट ऑन होने की वजह से भी बाहर काफ़ी रोशनी लग रही थी। उसने बाहर उसी जगह पर देखा जहाँ दोपहर को यारम ने उस जानवर को मारा था। इस वक्त वहाँ उसी नस्ल के बहुत सारे जानवर थे। उसने देखा कि वो सारे जानवर वहाँ पे उस मुर्दा जानवर का गोश्त नोच नोच कर खा रहे हैं। कोई ऐसे कैसे अपनी ही नस्ल को इस तरह से खा सकता है? या अल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें उस नस्ल में नहीं बनाया। लेकिन क्या हम में और उनमें कोई फ़र्क है? क्या हम लायक हैं अशरफुल मखलूक़ात कहलाने के? अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, शऊर दिया है, सही और गलत की पहचान दी। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने ही रिश्तेदारों का खून चूस रहे हैं। खून चूसने का मतलब ये नहीं है कि वो उनके साथ कोई दरिंदगी नुमा काम कर रहे हैं, बल्कि जिस तरह से वो उनकी दौलत को हथियाने की कोशिश करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं, उनकी जगह हासिल करना चाहते हैं, उनके मकाम को छीनना चाहते हैं। हाँ, कोई फ़र्क नहीं है इनमें और हम में। हमारी उस अक्ल और शऊर हमारी ये अक्ल और शऊर रखने वाली कौम और इंसान नमा ये जानवर बिल्कुल एक जैसे हैं। फ़र्क बस इतना है कि वो अपने जैसे मुर्दा नस्ल को खाते हैं, पर हम इंसान जिंदा को ऐसे नोचते हैं। यारम के लाख कहने के बावजूद भी वो ना मानी तो यारम वापस चला गया। और रूह की ज़िद की वजह से उस वक्त वो दोनों एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे। यारम उससे आगे पीछे की बातें कर रहा था जबकि रूह का ध्यान सामने बैठे उस आदमी की तरफ था। यारम ने 2-3 बार उसे नोटिस किया। रूह, वो बहुत हैंडसम है क्या? यारम ने जलकर पूछा। कौन? रूह ने कहा। वो आदमी जिसे आंखें फाड़े तुम देख रही हो। यारम ने दांत पीस कर कहा। मुझे क्या पता होगा प्यारा, मैं तो उसकी गोद में बैठे डॉगी को देख रही हूँ। देखे ना कितना प्यारा है, क्यूट सा। आप तो कहते थे कि इस मुल्क में लोग जानवर नहीं पालते। रूह ने यारम का ध्यान छोटे से कुत्ते की तरफ किया। रूह, ये एयरपोर्ट है, यहाँ पर दुनिया के बहुत सारे लोग हैं और ये कुत्ता अगर इस आदमी का है तो ये इस मुल्क का नहीं है और वो छोटा और प्यारा सा नहीं है, बहुत तेज़ जहीन किस्म की नस्ल का है। ये सिर्फ देखने में छोटे होते हैं और वो जितना क्यूट सा लग रहा है ना, बिल्कुल भी क्यूट नहीं है, बहुत ख़तरनाक है। ये सिर्फ अपने अपने मालिक से वफादारी करते हैं। यारम ने तफसील से बताया, मगर रूह का उसकी तरफ पसंदीदगी से देखना उसे अच्छा लग रहा था। रूह के प्यार पर सिर्फ उसका हक था, चाहे वो छोटा सा जानवर ही क्यों ना हो। यारम प्लीज़ जाए ना, उस आदमी से पूछें क्या वो डॉगी हमें देगा। रूह, दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? मैं किसी आदमी से उसका पालतू जानवर कैसे? यारम ने इनकार करते हुए कहा। यारम, आप तो कहते थे कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। रूह को अचानक ही उसका प्यार याद आ गया। रूह, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं लोगों से उनके कुत्ते मांगता फिरूँगा। और तुम्हें क्या लगता है वो आदमी वो कुत्ता हंसी खुशी तुम्हें दे देगा? बेचारे ने बहुत मेहनत से पाला होगा। यारम ने बात ख़त्म करना चाही। कहाँ पाला है, इतना छोटा तो है वो। पालूंगी मैं, अगर आप उसको यहाँ ले आएंगे तो। एक बार पूछने में क्या हर्ज है, आप मेरे लिए लिपस्टिक नहीं लाए थे? रूह को अचानक याद आ गया कि शॉपिंग की चीज़ों के बीच में लिपस्टिक नहीं थी। रूह अब मुंह फुलाकर बैठ गई तो यारम को मजबूरन उठना पड़ा। उसको
जाता देखकर एक्साइटमेंट से चेहरा उसकी तरफ किए बेस्ट ऑफ लक दोनों हाथों से अंगूठे दिखाते हुए कहा, प्लीज़ इस आदमी को मना कर डॉगी ले आइएगा। यारम ने एक नज़र अपनी बेवकूफ़ बीवी को देखा और फिर उठकर उस आदमी की तरफ चल दिया। अब दुबई का डॉन लोगों से कुत्ते मांगता फिरेगा। कैन आई टॉक टू यू सर? यारम ने आदमी के करीब बैठते हुए कहा। ओह यस, व्हाट डू यू वांट टू से? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके लब और लहजे से लग रहा था कि वो उर्दू में बात कर सकता है। माई वाइफ हैज़ लाइक्ड योर डॉग सो मच एंड नाउ शी इज़ इंसिस्टिंग दैट आई गेट हर दिस डॉग। आदमी ने पहले मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी, लेकिन बात मुकम्मल होने के बाद उसकी मुस्कुराहट भी ख़त्म हो गई। नो सर, दिस डॉग इज़ माई पेट, आई डोंट वांट टू गिव इट, इट्स लाइक माई चिल्ड्रन टू मी, इट्स बीन, आई एम सॉरी, विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। आदमी ने इनकार करते हुए कहा, सी, आई वॉन्ट दिस डॉग, यू कैन टेक वट एवर यू want at any cost. I will give you as much money as you want. My wife has very fondly asked me and cannot avoid any of his things. This dog as her choice and she should get it. I love my wife dearly. यारम अब भी उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसका दिल चाह रहा था अपने पीछे की जेब से ब्लेड निकाल कर उसकी गर्दन काटे और वो कुत्ता रूह को दे दे। यू कैन आस्क मी एनी थिंग इन द वर्ल्ड, इंस्टेड आई एम रेडी टू गिव यू एनी थिंग। आई एम विलिंग टू गिव यू 25,000 dirham for this dog. I think this price is enough for this dog. आदमी बेयकीनी से आंखें फाड़े उसे देख रहा था। तुम्हारे इंडियन करेंसी में ये करोड़ से ऊपर होगा। यारम ने उसके हाथ में उसका कार्ड देखते हुए कहा, जहाँ रैकश मल्होत्रा लिखा हुआ था। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम एक छोटे से कुत्ते के लिए अब इतने पैसे देने को तैयार हो? आदमी भी अब उससे उसकी ज़ुबान में बात करने लगा। हाँ, मैं तुम्हें इस कुत्ते के लिए तुम्हारी मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ, अगर ये कम है तो और देने को तैयार हूँ। मुझे मेरी बीवी को ये कुत्ता तोहफे में देना है। यारम ने उसके गोद में कुत्ता देखते हुए कहा, तुम्हें पता है मुझे इस दुनिया में बस यही एक जानवर अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी बीवी को ये बहुत पसंद है। तुम ये मुझे दे दो, बदले में अपनी ज़िंदगी संवार लो। इफ़ दिस इज़ अ गोल्डन चांस फॉर यू कैन चेंज योर लाइफ। यारम ने बात ख़त्म करना चाहिए, मौका से फ़ायदा उठाना चाहिए। यारम ने सोचते हुए देखकर कहा, मैं 30,000 दिरहम लूँगा। वो काफ़ी देर सोचने के बाद बोला तो यारम के डिम्पल नुमाया हुए। तुम्हें तो कहा मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए। इसको हंसते देखकर वो जल्दी से बोला, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। यारम ने अपनी जेब से चेक बुक निकालते हुए कहा, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मुझसे नाराज़ नहीं होगी। यारम ने चेक साइन करते हुए कहा, या तो तुम्हारे पास पैसा बहुत है, या तो तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो। आदमी ने चेक थामते हुए कहा, अगर तुम सीधे तरीके से, मेरा मतलब है पैसे लेकर ये कुत्ता मुझे नहीं देते तो मैं तुम्हें मार कर ले जाता। अब तुम खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ। यारम कुत्ते की रस्सी पकड़कर उसे खींचता हुआ अपने साथ ले गया। मुझे पता था आप इसे ले आएंगे, ये कितना प्यारा है। रूह ने इस आदमी की तरफ उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, रूह उसे नीचे करो, क्या कर रही हो तुम? नीचे कर, इससे जहर लगती है मुझे ये हरकतें। क्यों जहर लगती हैं, इतना प्यारा सा तो है। मैं उसे यहीं बिठाऊंगी अपने साथ, रूह ने उसके साथ खेलते हुए कहा। रूह, ये वहाँ जाएगा जहाँ बाकी लोगों के जानवर बैठेंगे। इसे इस तरह से अपनी गोद में बिठाना अलाउड नहीं है। ये वहाँ अकेले डर जाएगा ना। रूह ने मासूमियत से कहा, ये बेबी, ये डॉग है, ये नहीं रहेगा। डॉग बहुत बहादुर होते हैं, तुम बेफिक्र होकर उसे एयर होस्टेस के हवाले कर दो। यारम ने उसकी बात सुनी बगैर पास खड़ी लड़की को इशारा किया, जो फ़ौरन उसके इशारे की तकमील करते हुए कुत्ता उसकी गोद से उठाकर ले गई। यारम, वो ऐसे कैसे मुझसे पूछे बगैर ले गई, उसे बुलाएं वापस। रूह जिंदी अंदाज में बोलने लगी, बेबी अब क्या हम एक कुत्ते के लिए लड़ेंगे यहाँ पे? यारम ने उसे देखते हुए समझाने की कोशिश की, उसे बार बार कुत्ता मत कहें, वो मेरा शोनू है। रूह ने मुंह बनाकर कहा, बेबी नाम भी रख लिया, वाह इतना जल्दी, शोनू। यारम ने हंसते हुए कुत्ते का नाम दोहराया। यारम अपने
आपने इस आदमी को कैसे मनाया सोनू के लिए? थोड़ी देर के बाद रूह सब कुछ भूल भुलाकर पूछने लगी, पैसा सबको मना लेता है बेबी। यारम ने बस इतना ही कहा। यारम, आपको सोनू के लिए पैसे देने पड़े? मेरी वजह से आपके पैसे ज़ाया हो गए, किसी अहम काम में आ जाते। रूह उदासी से बोली। यारम के लिए रूह से ज़्यादा अहम और कुछ भी नहीं है, अपनी जान भी नहीं। यारम ने उसका हाथ अपने सीने पर रखते हुए कहा। फिर भी बहुत ज़्यादा पैसे लिए होंगे उसने। कितने पैसे लिए उसने? 30,000। 30,000? यारम, आपने इतने पैसे क्यों दिए उससे? उसने समझ कर रखा है बहुत अमीर हैं हम, एक बार मुझे मिल जाए जान से मार दूंगी उसे। एक छोटे से पपी की कीमत 30,000 रुपये? हद हो गई, 30,000 में तो महीने का राशन आ जाता है घर में। रूह ने परेशानी से कहा, जबकि यारम शुक्र मना रहा था कि उसने उससे 30,000 दिरहम नहीं बता दिए। वो इस वक्त दुबई एयरपोर्ट पर थे। हिजर पहले ही इनका इंतज़ार कर रहा था। यारम, वो लोग अपने आप ही हमें सोनू को वापस कर देंगे या हमें पूछना पड़ेगा? 11.5 घंटे के इस सफ़र में रूह ने अगर उससे कोई बात की थी तो वो उसके सोनू के बारे में ही थी। वो अपने आप ही वापस दे देंगे। यारम ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाते हुए कहा, यारम, सोनू कहाँ रहेगा? हमारे साथ, हमारे रूम में या फिर दूसरे रूम में? उसके चलते हुए पूछने लगी। वो हमारे कमरे में क्यों रहेगा और वो दूसरे कमरे में भी क्यों रहेगा? अब क्या हम उसे अलग से एक बेडरूम देंगे? यारम हैरानगी से पूछ रहा था। यारम, अब हम उससे यूं ही तो नहीं छोड़ सकते। जानवरों से प्यार करना चाहिए। और ऊपर से आपने इतने पैसे देकर ख़रीदा है उसको। उस आदमी ने तो हमें लूट लिया। अगर कभी ज़िंदगी में मेरे हाथ चढ़ गया ना तो आपके पैसे वापस ज़रूर निकलवाऊंगी। अच्छी लूट मार मचा रखी है उन लोगों ने। 30,000 किसी गरीब से पूछे 30,000 की क्या अहमियत होती है? आपका भी अच्छा खासा नुकसान हो गया। अब वो जहाज़ से नीचे उतरने लगे थे। रूह, मेरे पास बहुत पैसे हैं, 30,000 दे देने से मैं गरीब नहीं हो जाऊंगा। हाँ, लेकिन तुम मेरा असासा हो, तुम्हें खो दिया तो गरीब हो जाऊंगा। वो मुस्कुराया था, जबकि उसकी बात पर रूह शर्माई थी। आप भी ना यारम कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। रूह शर्माते हुए आगे बढ़ी, जबकि यारम ने वो कुत्ते वाली बास्केट पकड़ी और रूह के पीछे आया। इस सफ़र में सबसे ख़ास बात यह हुई थी कि रूह को डर नहीं लगा था। बस जहाज़ की परवाज़ बढ़ते हुए वो यारम के सीने में मुँह छुपा गई थी। हिजर पहले से ही इनका इंतज़ार कर रहा था। रूह ने उसे हाथ हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो तेज़ी से आया और उनके हाथ से पकड़ने लगा। अरे नहीं हिजर भाई, मैं उठा लूँगा। आप बताएं, कैसे हैं आप और आपके घर में सब ठीक है? रूह ने मुस्कुराते हुए पूछा, जबकि उसकी बात पर हिजर के साथ यारम के भी हाथ सुस्त हुए थे। मेरे घर वाले? वो हैरानगी से बोला। हाँ हिजर, तुम्हारे घर वाले? यारम ने उसे आंखों से इशारा किया। हाँ, मेरे घर वाले बिल्कुल ठीक ठाक, सब एकदम फिट हैं। हिजर ने इशारा समझते हुए कहा। डोंट यू टेल मी, अब उस लड़की के लिए हमें घर वाले भी पैदा करने होंगे? हिजर ने चलते हुए यारम के कान में कहा। अगर ज़रूरत पड़ी तो हाँ ज़रूर। यारम एक आंख दबाते हुए मुस्कुराया। वाह, उस लड़की ने तो तुम्हें हंसना सिखा दिया। हिजर को खुशी हुई थी। लोगों से मांगना भी सिखा दिया। यारम ने कुत्ते वाली टोकरी की तरफ इशारा किया तो हिजर भी मुस्कुरा दिया। सच कहते हैं, इस दुनिया में औरत से ज़्यादा चालाक और कोई नहीं है। हिजर के साथ चलते हुए बोला। सच ही कहते होंगे, लेकिन मेरी रूह तो बहुत मासूम है। यारम के लहजे में मोहब्बत थी। अल्लाह तुम्हें खुशियाँ नसीब करे और तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो और मुतमईन रहो, हिजर ने मुस्कुराते हुए कहा। इस खुशगवार तब्दीली से इसे भी बहुत खुशी हुई थी। रूह और शोनो को घर छोड़ने के बाद वो अपने ऑफिस आया था हिजर के साथ, और आते ही पहला थप्पड़ शार्फ के मुंह पर मारा था। ऑफिस का एक एक कोना चमका देने के बाद भी यहाँ पर बहुत गंदा था। यारम के हिसाब से, आधा घंटा है तुम्हारे पास, मुझे एक भी कोने में ज़रा से भी धूल मिट्टी नज़र आई तो तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। यारम ने जाने से पहले उसे सिर्फ सफाई का काम सौंपा था, और अब ऑफिस की हालत देखकर यारम को ये अपनी गलती लग रही थी। हाय, कितने ज़ोर से मारा जालिम ने, मुझे तो लगा था कि तुम ड्यूल सर का बाया बाजू हो और तुम क्या निकले ऑफिस के पियन, मसूमा ने अदासी से कहते हुए कहका लगाया। अरे ये सब कुछ तो यहाँ का कोई आदमी भी कर सकता है। मैं तो ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि किसी को बता सकूँ कि शादी के बाद एक बहुत अच्छा हस्बैंड साबित हो सकता हूँ। शार्फ ने मुस्कुराते हुए आंख मारी। तुम आशिकी बनो, शोहर बना तुम्हारे बस में नहीं, मसूमा ने फिर से तंज किया। वैसे भी आजकल के लड़के सिर्फ आशिकी ही कर सकते हैं, वो कहकर जाने लगी जब शार्फ ने उसे हाथ पकड़ा।
वही तो कह रहा हूँ, आशिकी तो सब कर लेते हैं, हम कुछ नया करेंगे, चलो शादी करते हैं। यारम को पता तक नहीं था कि शार्फ इस रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। यहाँ तक कि शार्फ यारम से अपनी शादी के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन मासूमा थी जिसका कहना था कि वो सिर्फ दोस्त हैं, उससे बढ़कर और कुछ नहीं। देखो शार्फ, मैं तुम्हें पहले बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ अपने बाबा की मौत का बदला लेने आई हूँ, शादी ब्याह करने नहीं। इसलिए बार बार एक ही बात बार बार करके मुझे एम्बेरस मत करो। उसकी बात पर शार्फ उदास हो गया और उसकी उदासी मासूमा को भी अच्छी ना लगी थी। देखो शार्फ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरा मकसद कुछ और है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो उसके हाथ से अपना हाथ निकालती हुई चली गई। उसका मतलब है मुझे ड्यूल से जल्द बात करनी होगी। वो शार्फ ही क्या जिसे आसानी से बात समझ आ जाए। हाँ बोलो, क्या खबर है? इंस्पेक्टर सारम अपने घर में बैठा फ़ोन पर बात कर रहा था। एहतियातन वो घर से बाहर निकल आया था जहाँ उसकी बेटी बाहर खेल रही थी। उसे ही खबर दे दो, मुझे क्या मिलेगा डार्लिंग? तुम चाहती क्या हो? जो चाहोगी वो मिलेगा मेरी जान। वो आवाज़ काफ़ी कम कर रखा था कि उसकी बेटी तक ना पहुँचे। इतना देरा क्यों, इतने धीरे से क्यों बोल रहे हो? ऊंची आवाज़ में बोलो ना। वो एक अदा से बोली। डार्लिंग, मैं काम कर रहा हूँ ना, तुम बोलो ना, क्या हुआ है? वो इल्तिजा कर रहा था जबकि सारा ध्यान अंदर था। अगर उर्वा सुन लेती तो अच्छा खासा हंगामा होता। पहले कहो लव यू। वो शायद उसकी बेबसी को एंजॉय कर रही थी। ऑफ कोर्स आई लव यू। तुम्हारे लिए तुम्हें इतना कुछ सोच रहा हूँ मैं। मैंने फैसला कर लिया है, ये जोल का केस हल होते ही मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बहुत मदद करनी होगी। इसके लहजे में सिर्फ सच्चाई थी जिस पर मासूमा दिलो जान से ईमान ले आई थी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है सारम, और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। अच्छा सुनो मेरी बात। खबर ये है, विक्रम दादा इंडिया से दुबई आ रहे हैं। डयोल ने उसे यहाँ बुलाया है। कोई राशिद केस के सिलसिले में वो लोग बात करते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा समझ नहीं आई। मासूमा ने उलझते हुए कहा, क्योंकि वो राशिद केस के बारे में कुछ नहीं जानती थी। क्या मतलब है तुम्हारा? ड्योल वापस आ गया है दुबई? सारम परेशान हुआ था। हाँ ड्योल सर आज ही वापस आए हैं। देखो मासूमा, उसकी नज़र से बच कर रहना, वो तुम्हें देखकर ही सब जान लेगा। वो बहुत चालाक है। तुम्हें होशियार रहना होगा। अब तुम जाओ उन लोगों के पास, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। उसने सामने से उर्वा को आते देखकर कहा, देख रही हूँ मैं आपको, आजकल ऑफिस का काम घर पे उठा लेते हैं, हम दोनों की तो परवाह ही नहीं आपको। वो रूठे अंदाज में बोली, तो क्या करूँ जाने मन, तुम्हें देखा बिना मेरा गुजारा नहीं, इसलिए तो ऑफिस से जल्दी आ जाता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजार सकूँ। उसने मोहब्बत से उर्वा को कहा, जहाँ से 2 महीनों के बाद उसका दूसरा बच्चा उस दुनिया में आने वाला था। मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है, लेकिन मुझे ये लड़की मासूमा बहुत चालाक लगती है। मुझे लग रहा है ये बीच में कोई गड़बड़ कर रही है हमसे छुप कर। हिजर ने इसे काम की तफसील बताते हुए मासूमा के बारे में पूछा, जबकि इसकी बात सुनने के बाद शारफ का चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा था। क्यों भाई मासूमा? बेशक क्यों है, मुझ पर नहीं। कल ये कह देना है कि मैं भी गद्दारी कर रहा हूँ ड्योल के साथ। शार्फ तो बरकी उठा था। शार्फ आराम से वो बात कर रहा है ना। यारम को उसका इस तरह से बोलना पसंद ना आया। ये मासूमा पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। जिस दिन से वो यहाँ आई है ऐसी ही बकवास किया जा रहा है। आखिर मसला क्या है? इसे मुझे इसे समझ नहीं आता। हर बात में कहीं ना कहीं उसने मासूमा का जिक्र करना ज़रूरी होता है। शार्फ गुस्से से हिजर की तरफ देखते हुए बोला, देखो शार्फ, बेकार में मेरे साथ बहस मत करो, वो भी उस लड़की के लिए। हिजर को अच्छा खासा गुस्सा आया। बस बहुत हो गया, क्या पागलों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हो तुम लोग? आराम से बैठ जाओ। यारम के गुस्से से कहने पर दोनों बैठ गए। आज के बाद किसी तीसरे की वजह से मैंने तुम दोनों को लड़ते हुए देखा तो याद रखना, मैं भूल जाऊंगा कि तुम दोनों मेरे लिए क्या हो। और वो लैला कहाँ है? छोड़ तो नहीं गई हमें? ड्योल ने कहा। क्यों, तुम उसे मिस कर रहे हो? हिजर ने शरारतन कहा था। नहीं, अगर छोड़कर चली गई है तो दूसरी हैकर ढूंढने में वक्त लगेगा, हासी एनर्जी वेस्ट होगी, और ऊपर से पार्टी भी तो करनी होगी बला टलने की खुशी में। यारम बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोला, जबकि उसकी बात मुकम्मल होने के बाद हिजर और शार्फ का कहका बेसाख्ता था, क्योंकि बाहर से टुक टुक की आवाज़ आना शुरू हो चुकी थी, और ये आवाज़ लैला की हाई हील्स की थी। यानी कि हमारे नसीब में पार्टीज़ नहीं लिखी। खैर, मजाक का वक्त ख़त्म हो चुका है, जाओ अपने काम पर लग जाओ। यारम ने फ़ोन निकालते हुए कहा और रूह का नंबर डायल करने लगा। विक्रम दादा की हाथर तवाज़ा में कोई कमी ना रहे, उसने जाते हुए शार्फ और हिजर से कहा था। यारम रात को घर आया तो देखा रूह सो रही है। वो सफ़र
सफ़र से काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और उसे जगाए बगैर ही उसके करीब आया, लेकिन अपने बेड पे शोनू को देखकर खटका। अब क्या एक कुत्ता डॉन के बेड पर सोएगा? उसका दिल चाहा एक गोली मारकर ये किस्सा ख़त्म कर दे, लेकिन फ़िलहाल ये सब उसके बस में नहीं था। उसने गर्दन से कुत्ते का पट्टा पकड़ा और ऊपर की तरफ लटका लिया। कुत्ता उसकी तरफ लपक कर नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, साथ में दबी-दबी चीखें भी निकल रही थीं, जिसकी वजह से रू मैडम की आंख खुल गई। रू, ये कुत्ता मेरे बेड पे क्या कर रहा है? वह सख्ती से बोला, जबकि हाथ अभी तक हवा में लटक रहा था कुत्ते समेत। ये कुत्ता नहीं है, इसका नाम शोनू है। रू ने याद दिलाते हुए जल्दी से लपक कर कुत्ते को पकड़ना चाहा, जबकि यारम ने फेंकने वाले अंदाज में कुत्ते को उसकी गोद में डाला। मिला प्यारा शोनू, चोट तो नहीं लगी? रू शोनू को टटोलते हुए बोली। नहीं लगी इसे चोट, वो चिल्लाया था। रू, अभी के अभी इस कुत्ते को निकालो मेरे कमरे से बाहर। ठीक है, जा रहे हैं हम बाहर, रू ने रूठते हुए कहा। जब यारम उसका हाथ पकड़ लिया उसने। रू, तुम कहाँ जा रही हो? दूसरे कमरे में जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ? मतलब अब तुम इस कुत्ते के लिए ये कमरा छोड़ दोगी? यारम को अब गुस्सा आने लगा था। तो इसे अकेले दूसरे कमरे में डर लगेगा ना? रू ने मुंह बनाकर कहा। रू, ये एक कुत्ता है और उसे बाहर निकलते हुए डर नहीं लगेगा। उसे बाहर करो इस कमरे से, और खबरदार जो तुम इस कमरे से बाहर निकल गई, टांगें तोड़ दूंगा तुम्हारी। फ़िलहाल इससे शोनू से ज़्यादा रू पे गुस्सा आ रहा था, जो एक कुत्ते के लिए उसे छोड़कर जा रही थी। बाहर करो इसे, बल्कि मैं खुद करता हूँ। ये कहते ही यारम आगे बढ़ा और उसका पट्टा पकड़कर कमरे से बाहर कर दिया। रू भी उठकर बाहर जाने लगी। रू, तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आई? कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है मैंने तुम्हें। अब उसे सचमुच गुस्सा आ गया था। यारम, मैं तो आपके लिए खाना लाने जा रही हूँ, रू ने गुस्से में कहा। शुक्र है शोनू के अलावा शोहर का भी ख्याल आया। वो जतलाते हुए बोला, तुमने खाना क्यों बनाया? हम बाहर चल के कुछ खा लेते, इतनी थकावट होती है सफ़र से। यारम समझ चुका था कि वो इसके गुस्से की वजह से इतनी कम आवाज़ में बात कर रही है। आज वो बिल्कुल उसी दिन की तरह से बात कर रही थी जब यारम ने पहली बार उसे थप्पड़ मारे थे। जहाज़ क्या मैं अपने सर पर उठा के लाई थी, जो थक गई होंगी, वो फ़ौरन अपने पुराने लहजे में बोली। उसका ये प्यारा सा अंदाज़ यारम की जान था। अब वो पहले दिन की तरह एक दबोसी, महरूमियों का शिकार, एक डरी सहमी लड़की नहीं थी। बाकी लोगों से वो आज भी उस तरह से घबराती थी, लेकिन अब यारम का उसे कोई डर ना था। वो जानती थी ये शख्स उसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता है, उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसे यकीन था ये शख्स उसे कभी खुद से दूर नहीं होने देगा। यही वजह थी कि अब वो उससे नहीं डरती थी, जबकि उसे सिर्फ उसी से डरना चाहिए था। तुम्हारे इस कुत्ते ने क्या खाया? यारम ने खाना खाते हुए पूछा। अब यारम माने ना माने, रू के लिए वो उसके घर का हिस्सा था। मैंने उसको सेब खिलाया था और थोड़ा खाना भी। रू, तुमने कुत्ते को सेब खिलाया? यारम के लिए ये आज के दिन का दूसरा झटका था। पहला झटका उसे अपने ऑफिस देखकर लगा था, जिसका निशान अब तक शार्फ के मुंह पर मौजूद था, और दूसरा झटका रू ने एक ऑस्ट्रेलियन कुत्ते को सेब खिलाए थे। लेकिन इस बात से यारम के गाल के डिंपल नुमायां हुए। अच्छा है, इस कुत्ते से जल्दी जान छूट जाएगी। क्यों यारम, कुत्ते को सेब नहीं खिलाने चाहिए? रू ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं रू, ये ऑस्ट्रेलियन कुत्ता है और इसकी अलग खुराक है। मैं बिल्डिंग के सर्वेंट्स को कहूँगा, वो तुम्हें ला देंगे, और अगर आप भूल गए तो मैं खुद आंटी से कहूँगी। ये जो हमारी पड़ोस में नहीं होती, वो कहती थी कुछ भी हो तो मुझे बताना। आप ऐसा करें, पैसे मुझे दे दें, और सिर्फ शोनू के खुराक की चीज़ें नहीं, हमारे लिए भी कुछ ताज़ा सब्जियां मांगनी है। रू ने कहा तो यारम ने उसे अपने वॉलेट से पैसे दिरहम की सूरत में निकाल दिए। ये कितने पैसे हैं? रू ने नोटों को देखते हुए पूछा। ये 500 दिरहम है, यारम ने बताया। यारम, सिर्फ 500 दिरहम से क्या आएगा? रू ने अजीब से अंदाज में पूछा। रू, मेरी जान, लोग इसे पूरे महीने की चीज़ें ले आते हैं, मगर तुम और रख लो। यारम ने हंसते हुए अपना वॉलेट निकाला और 500 दिरहम और निकाल कर दिए। इनमें तो आ जाएगा ना? यारम ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ शायद। रू को अब भी यकीन नहीं था कि 1000 रुपये में उनके ज़रूरत की सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये मुमकिन नहीं है सारा, मैं ये नहीं कर सकती। लैला को जोल ने अपने घर आने से मना किया हुआ है, और अगर लैला वहाँ नहीं जाएगी तो मैं कैसे जा सकती हूँ? मुझे तो वो सब वैसे भी किसी खाते में नहीं लाते। यहाँ पर भी सिर्फ शार्फ की वजह से टिकी हुई हूँ, वरना उन लोगों का मुझे अपने साथ रखने का कोई इरादा नहीं है। यहाँ तक कि मेरे सामने कोई बात नहीं करते और ना ही मुझे करने को कोई काम दिया है। वो हिजर तो हर वक्त ड्योल के कान भरता रहता है मेरे खिलाफ। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊँगी।
ट्राई तो करो मासूमा यार, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? और यहाँ मैं इस केस के बाद अपनी सारी फैमिली छोड़ने को तैयार हूँ तुम्हारे लिए। याद रखना मासूमा, अगर आज तुमने मेरा काम नहीं किया तो आइंदा मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। सारम का लहजा जज्बाती से आरी था। लेकिन सारंग, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं उसे नहीं ला सकती बाहर। मासूमा उदासी से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार ना था। तो मैं ये समझूं कि हम आखिरी बार बात कर रहे हैं मासूमा? सारम ने उसकी तरफ दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा। मैं कोशिश करूँगी, मासूमा ने हार मानते हुए कहा। मुझे यकीन है तुम ये कर लोगी। सारम फ़ोन बंद करके दिल खोल कर हंसा था। उसे यकीन था कि मासूमा उसका काम ज़रूर करेगी। वो खुद ड्योल के घर नहीं जा सकता था, क्योंकि सवाल उसकी छोटी सी मासूम बच्ची का था जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। ड्योल ने कहा था कि अगर सारम उसकी फैमिली तक जाएगा तो वो भी पीछे नहीं हटेगा, वरना किसी की फैमिली तक जाना ड्योल के उसूलों के खिलाफ था। यारम पिछले 5 मिनट से दरवाजे पर खड़ा रूह का इंतज़ार कर रहा था, जब तक रूह उसके माथे पर अपने मासूम मोहब्बत का बोझा ना दे दे। यारम का दिन नहीं गुजरता था, जबकि रूह अभी तक अपने शोनों को खाना खिलाने में मसरूफ़ थी। रूह, जल्दी करो, मुझे जाना है। यारम में दांत पीस कर आवाज़ दी। जी, 1 मिनट में हाथ धो के आई तो जल्दी से बेडरूम में जाने लगी। अगले 1 मिनट में हाथ धोकर आई, जिनसे वो बड़े प्यार से अपने शोनों की पीठ सहला रही थी। फिर रोज़ की तरह यारम ने झुककर उसे अपना हक वसूल किया। रोज़ उस कुत्ते के साथ ना चिपके रहा करो हर वक्त। रोज़ बिना दरवाज़ा बंद किए वापस दोनों की तरफ जाने लगी तो यारम टोके बिना ना रह सका। यारम, उसे आए हुए अभी सिर्फ 1 दिन हुआ है और आप इस तरह से कह रहे हैं। रात को भी आपने इस मासूम के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। अगर आपने दोबारा इसके साथ ऐसा किया तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। रूह ने मुंह बनाकर धमकी दी, जो यारम को बिल्कुल अच्छी ना लगी। इस 2 टके कुत्ते के लिए तुम मुझसे बात नहीं करोगी। यारम को अच्छा खासा गुस्सा आया इस बात पर। वो कुत्ता नहीं है, शोनू है मेरा। वो फिर से मुंह बनाकर बोली। और तुम मेरी हो। यारम ने उसके फूले हुए गालों को देखते हुए कहा। नहीं हूँ मैं आपकी, और ना ही मुझे आपकी बनना है। वो लाड से बोली थी। गाल अब भी फूले हुए थे, लेकिन अगले ही लम्हे रूह के बाल यारम के हाथ में थे। क्या कहा तुमने? मेरी नहीं हो तुम? हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? हाँ, मेरी हो तुम। तुम होती कौन हो? मेरी ना होने वाली। तुम मेरी हो और आखिरी सांस तक मेरी रहोगी। यारम का गुस्सा हद से बढ़ चुका था। यारम, क्या कर रहे हैं आप? बाल छोड़े मेरे। दर्द की शिद्दत से रूह की आंखों से आंसू निकलने लगे। किसकी हो तुम? यारम का इरादा सारे हिसाब बेबाक करने का था। आपकी हूँ, छोड़ें। रूह बमुश्किल बोल पाई थी। शाबाश, आइंदा ऐसा मत बोलना। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए उसका माथा चूमकर कहा और बाहर निकल गया। क्या क्या चाहिए मुझे बता दो, मैं ला देता हूँ। या तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ ले देता हूँ, शार्फ ने ऑफ़र करते हुए कहा, जब वो लैला से शॉपिंग की बात कर रही थी। हाँ, तुम उसी के साथ चली जाओ। मेरा कहीं जाने का कोई प्लान नहीं है। मेरा मूड बहुत ख़राब है, लैला ने नखरे दिखाते हुए कहा। लैला ने फ़ैशन के बारे में क्या पता, मैं आजकल की कुछ चीज़ें लेना चाहती हूँ। अब तुमसे बेहतर फ़ैशन को कौन फ़ॉलो करता है? मासूमा ने उसे अहमियत देते हुए कहा। हाँ, ठीक ही कहती हो तुम। फ़ैशन को मुझसे बेहतर कौन जानता है? ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। यारम, वो मासूमा को कुछ शॉपिंग करनी है। आज कोई ख़ास काम नहीं है, तो क्या मैं वो शॉपिंग पर चली जाऊँ? वो हॉस्पिटल वाले दिन के बाद वो कम ही यारम से मुखातिब होती थी। आज काफ़ी दिनों के बाद वो उसके ऑफ़िस में आई थी। उसके लिए काम नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए है। यारम ने बात ख़त्म करते हुए कहा। हम जल्दी आ जाएंगे, मैं अपने सारे काम ख़त्म कर चुकी हूँ। बस जस्ट अहमद तैमूर के बेटे का अकाउंट हैक करना रह गया है। वो मैं वापस आके करूँगी। मुझे रेफ़्रेशमेंट भी चाहिए। लैला ने कहा तो यारम ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। ठीक है, लेकिन मुझे अहमद तैमूर के बेटे का अकाउंट जल्द अज जल्द चाहिए। यारम ने उसे देखते हुए कहा तो उसने गर्दन हाँ में हिलाई। मैं आते ही काम शुरू कर दूँगी। ये काम जस्टिस अहमद के बेटे ने नहीं किया। उसने अपने आप पर इल्ज़ाम लिया था ताकि उसका दोस्त बच सके। हिजर ने कंप्यूटर पर देखते हुए शार्फ को बताया, जो कब से कभी उसे और कभी स्क्रीन को घूर रहा था। तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? वो जो कब से ज़रूरी काम देख रहा था। शार्फ की बात पर उसे देखने लगा। यकीनन वो कल वाली बहस अभी तक भूला नहीं था। नहीं, मैं अपने आप को स्मार्ट नहीं समझता, बल्कि मैं स्मार्ट हूँ, हिजर ने तेरवी चढ़ाकर कहा और नज़र फिर से कंप्यूटर पर जमा ली। अगर इतने ही स्मार्ट हो तो बताओ, एक दीवार को एक मज़दूर 10 दिन में बनाता है। इसी दीवार को 10 मज़दूर कितने दिन में बनाएंगे?
इसके बेफजूल और काम से हटकर सवाल पर हिजर ने उसे घूर कर देखा था। फिर भी अपनी स्मार्टनेस बताने के लिए उसे इस सवाल का जवाब देना ही था। एक दिन में हिजर ने जवाब दिया और एक बार फिर से कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने लगा, इंतहाई बेवकूफ़ इंसान हो तुम। अगर वो दीवार पहले से बनी हुई है तो 10 मजदूर उसे वापस बनाएंगे क्यों? शार्फ जबान दिखाता बाहर निकल गया, जबकि हिजर गर्दन नफ़ी में हिलाता एक बार फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। हिजर अक्सर शार्फ की बचकाना बातें कोई ऐसे ही नज़रअंदाज कर देता था, लेकिन शार्फ बदला ज़रूर लेता था उससे। हिजर के लिए यही सब लोग उसकी फैमिली थे, यारम, शार्फ, लैला, हाँ लैला, जिनसे वो बहुत प्यार करता था। लैला, क्यों ना हम इसे भी अपने साथ ले चलें? मासूमा ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। कैसे? लैला ने सोचा शायद वो शार्फ का नाम लेगी। अरे वो ड्योल सर की बीवी को और किसे? आहर उसे भी तो पता चले कि तुम उससे बेहतर हो। मेरा मतलब है वो अपने आप को शायद दुनिया की सबसे हसीन लड़की समझ रही होगी क्योंकि डॉन ने उसे शादी कर ली, जबकि इस बात में तो कोई शक नहीं है कि वो तुमसे ज़्यादा हसीन नहीं है। क्या प्लान कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं रही? क्या समझती हो तुम मुझे? लैला ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, जहाँ एक रंग आ रहा था दूसरा रंग जा रहा था। तुम मुझे जलील कराना चाहती हो उस लड़की के सामने, ताकि बार बार वो मुझे ये कहे कि ड्योल उसका है और मैं इस लड़की से जलूं। लैला ने कहा तो मासूमा की उड़ती रंगत एकदम वापस लौट आई। शुक्र है वो नहीं समझी थी कि मासूमा आहर कर क्या रही थी। हरगिज़ नहीं, मैं बस उस लड़की पर ये ज़ाहिर करना चाहती हूँ कि वो ड्योल सर के लायक नहीं है। ड्योल सर का जोड़ तुमसे बनता है। मेरा मतलब है वो खुद कितने हसीन हैं, उनकी जोड़ी तुम्हारे साथ अच्छी लगती है, उस रूह के साथ नहीं। मेरा ख़्याल है हमें उस लड़की को इस बात का एहसास दिलाना चाहिए। वैसे ख़्याल बुरा नहीं है, लैला ने उसकी बात काटते हुए कहा। वो मुस्कुराई। ड्योल सर से तो इजाज़त लेनी पड़ेगी, मासूमा ने कहा। नहीं, उसे मैं संभाल लूँगी, पहले हम उसे संभालते हैं, लैला ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, जबकि मासूमा अब चोरी चोरी सारम को मैसेज करने में मसरूफ़ हो चुकी थी। क्या कर रहा है मेरा बच्चा? यारम ने अपना काम निपटाकर उसे फ़ोन किया। शानू के साथ नहीं हूँ, अंदर हूँ मैं, वो बाहर सोफे पर बैठी टीवी देख रही है, रू ने जवाब दिया, जबकि आवाज़ बहुत कम थी। शायद वो अभी तक सुबह वाले रवैये से डरी हुई थी। कुत्ता टीवी देख रहा है, वो भी सोफे पर बैठ के। हमारे घर का कुत्ता भी नवाब है, यारम ने आ भरकर कहा। यकीनन वो उससे नाराज़ थी। जो सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसका नाराज़ होना बनता था। यारम खुद भी नहीं जानता था बेएहतियाती में वो क्या करके आया है। अच्छा, आज खाना मत बनाना, हम बाहर डिनर करेंगे, यारम ने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा। ठीक है, रू थोड़ी सी आवाज़ में मिनमिनाई। वो जब भी उसे अपने करीब करने के बारे में सोचता है, अपने साथ रखने के बारे में सोचता है, न जाने क्यों रूह उससे डर जाती है। वो तो बस उसे अपनी मोहब्बत दिखा रहा था, वो तो बस उसे ये बताना चाहता था कि वो उसके लिए कितनी अहमियत रखती है। उसे तो खुद भी पता नहीं चला कि कब वो उस पर इतनी सख्ती कर गया। अच्छा, रेड ड्रेस पहनना, मैं जल्दी आ जाऊँगा डिनर करने के लिए, बाद हम लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। ठीक है। इस बार आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा थी। नाराज़ हो मुझसे? उसका बार बार यारम की आवाज़ भी काफ़ी कम थी। नहीं, आप नाराज़ हैं? रूह ने सवाल किया। ऐसा कभी मुमकिन नहीं है, वो उल्टा उसी से पूछने लगा। अगर जिस्म से रूह निकल जाए ना रूह, तो जिस्म बेजान हो जाता है। अगर मैं तुमसे रूठ गया तो मैं बेजान हो जाऊँगा, और मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी बेजान नहीं होने दोगी। तैयार रहना, वो कहकर फ़ोन बंद करने लगा। रूह फिर से एकदम बोली, क्या शोनो भी हमारे साथ जाएगा? ये रोमांटिक डेट है मेरी जान, हम शोनू को अगली बार साथ लेकर चलेंगे। उससे पहले कि रूह कुछ और कहती फ़ोन बंद हो चुका था। अब मेरे रोमांस में भी टांग अड़ाएगा ये कुत्ता, यारम ने जलकर सोचा। कल विक्रम दादा ने आना था, उसके बाद वो जानता था कि वो कितना मसरूफ़ रहेगा। वो अभी फ़ोन रख कर बाहर आई थी जब दरवाज़ा बजा। पड़ोस की आंटी होंगी, रूह सोचते हुए दरवाजे की तरफ आई, लेकिन दरवाज़ा खोल कर देखा लैला और मासूमा खड़ी थी। यारम के डांटने के बावजूद भी पूछकर दरवाज़ा खोलने की आदत से अभी तक ना पड़ी थी उसे। हम शॉपिंग पर जा रहे थे, सोचा तुम्हें भी अपने साथ ले चलें, बोर हो जाती हो सारा दिन घर में यहाँ रहते हुए, चलो हम इंजॉय करेंगे आज। जबकि लैला ने उसे देखने की जहमत ना की। मेरे पास तो ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, मैं क्या शॉपिंग करूँगी? हाँ, शोनू के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी थी। उसने अपने पीछे कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह कुत्ता किसका है? ड्योल तो कुत्तों से नफरत करता है, तुम्हें अंदाज़ा भी है? अगर उसने इस कुत्ते को यहाँ पर देख लिया तो उसका और तुम्हारा क्या हाल करेगा? लैला ने कुत्ते की तरफ देखते हुए पूछा। क्या हाल करेंगे, उन्होंने खुद लेकर दिया है। रूह ने उसके सर पर धमाका किया। क्या मतलब है तुम्हारा? ये कुत्ता ड्योल लेके आया है? ये हो ही नहीं सकता, उसे कुत्तों से इतनी नफरत है, वो कभी ज़िंदगी में ऐसे जानवरों को अपने घर में नहीं घुसने देगा। लैला अभी भी शौक थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कुत्ता उन्होंने खुद मुझे ख़रीद कर दिया है, वो भी आइसलैंड से।
इसे लैला की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए तफ़सील बताने लगी। क्योंकि मासूमा को कब से सारम के मैसेज आ रहे थे, इसलिए वो टाइम ज़ाया किए बगैर उसे शॉपिंग के लिए कहने लगी, क्योंकि इन्हें शॉपिंग मॉल पहुंचना था। बस ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे, तुम डॉगी ले चलो, बाहर चलते हैं, मासूमा ने जल्दी से कहा। लेकिन मैंने यारम से नहीं पूछा, हम सर को रास्ते में बता देंगे, बस तुम जल्दी करो। अगर ये दोनों यारम के साथ काम करने वाली जगह पर ना होती तो वो कभी उनके साथ नहीं जाती, लेकिन कि यारम के साथ काम करती थी तो यकीनन वो इसे बताकर यहाँ आई होंगी इसे लेने। यही सोचते हुए उसने अबाया पहना, यारम के दिए हुए पैसे उठाए और शोनों की रस्सी पकड़कर चल दी। आज मैं जल्दी जाऊँगा घर वापस, तुम ऐसा करो, काम की डिटेल मुझे बताओ, मैं रूह को बाहर लेके जाना चाहता हूँ। यारम ने हिजर के हाथ से फ़ाइल लेते हुए कहा, ठीक है तुम चले जाना, ये जस्टिस अहमद तैमूर के बेटे की फ़ाइल है, मैंने सब कुछ देख लिया है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये जस्टिस अहमद तैमूर के बेटे ने नहीं किया, बल्कि उसके किसी दोस्त ने किया है जिसे वो बचाना चाहता था। जानता है कि वो जस्टिस का बेटा है, आसानी से निकल आएगा। उसे यकीन है कि उसका बाप उसे बचा लेगा। और जिस बच्चे का कत्ल हुआ है उसका ये क्या? यारम ने उसकी बात काटते हुए कहा। उसकी माँ और 4 बहनें थी, एक भाई है जो मेंटली डिस्टर्ब है, काफ़ी गरीब लोग थे। जस्टिस ने उनकी काफ़ी मदद की है, हिजर ने तफसील बताई। वैसे जस्टिस ने सब कुछ संभाल लिया है, मुझे नहीं लगता कि हमें इस केस में पढ़ना चाहिए, हिजर ने कहा। नहीं, जिस लड़के ने उस बच्चे को मारा है उसकी उम्र 16 साल थी और इस उम्र का बच्चा कातिल बन चुका है। वो इसके अंदर से कत्ल करने का खौफ ख़त्म हो चुका था। उसने 13 साल के एक लड़के को बेदर्दी से मार डाला। अगर वो एक बार कत्ल कर सकता है तो दूसरी बार कत्ल करने में वो बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं, उसे गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। जस्टिस का बेटा उसे अपने सार ले रहा है, वो अपनी तरफ से अपने दोस्त की मदद कर रहा है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। तुम ये सारी मालूमात इंस्पेक्टर सारम तक पहुंचा दो, यारम ने कहा। लेकिन जोल, ये सब कुछ हमने जस्टिस अहमद को अपने हाथों में लेने के लिए किया था, इस तरह से जस्टिस अहमद कभी हमारा काम नहीं करेगा, हिजर ने परेशानी से कहा। हम किसी की फैमिली को यूज़ नहीं करेंगे हिजर, तुम ये सब कुछ इंस्पेक्टर सारम तक पहुंचा दो आगे, वो खुद संभाल लेगा, वो अपना काम समझता है। हिजर हाँ में गर्दन हिलाकर बाबा वहाँ से चला गया। वो इस वक्त दुबई के बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में जा रहे थे जब लैला ने शोनू को वहाँ के एक बंदे को पकड़ाने के लिए कहा, तुम इस कुत्ते को इनके हवाले कर दो, हम जब वापस आएंगे तो ले आएंगे, माल के अंदर कुत्ते ले जाने की इजाज़त नहीं है। लैला ने कहने के साथ ही उसके हाथ से रस्सी थामी और उस आदमी को पकड़ाई, क्योंकि वो भी अभी तक उस सदमे में थी कि यारम ने ये कुत्ता खुद अपने घर में रखा है, इसलिए उसने बहुत एहतियात से कुत्ते की रस्सी आदमी को दी थी। चलो आओ मैं तुम्हें बताती हूँ फैशन क्या है, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि मर्दों को कौन सी चीज़ मतवज्जा करती है। लैला एक अंदाज से चलती हुई आगे बढ़ी, मुझे क्या ज़रूरत है किसी मर्द को अपनी तरफ मतवज्जा करने की, मुझे बस मेरे शोहर से मतलब है और किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं, और माशाल्लाह वो पहले ही मेरी तरफ मतवज्जा हैं। रूह ने शर्माते हुए लैला को आग लगाई थी। ये तो ठीक है, मगर तुम लड़की हो तो तुम्हें फ़ैशन को थोड़ा फॉलो करना चाहिए। ठीक है डोल, तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने देता, किसी से मिलने नहीं देता, अपने अलावा किसी और से बात नहीं करने देता, लेकिन तुम्हें फिर भी फ़ैशन को फॉलो करना चाहिए। लाला ने अपनी तरफ से तंज किया था। वो मुझे लेकर ना कुछ ज़्यादा ही टची हो गए हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि मैं उनके अलावा किसी और से प्यार करूं। अब ईशोनो है ना, उसे लेकर मुझे डांटने लगते हैं, कहते हैं जब से ये आया हम मुझे उनकी परवाह नहीं रही। अब शर्म आ रही थी उसे, और बेदहानी में लैला को आग लग रही थी। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें कुछ ख़रीद के देती हूँ जो थोड़ा फैशनेबल हो। और फिर लैला से मेकअप, ज्वेलरी और पता नहीं क्या क्या ख़रीद कर देने लगी, जिस पर जब रूह ने पैसों का नाम लिया तो लैला ने कहा कि वो उससे शोहर से ले लेगी। सरम कब से उन पर नज़र रखे हुए था और कब से रूह को अकेला करने का इशारा कर रहा था, जिसे समझते हुए मासूमा ने लैला को अपने साथ आने को कहा। लैला, वो ड्रेस देखो, मुझ पर सूट करेगा नहीं? तुम बेहतर समझती हो ना, अब मुझे क्या पता मुझ पर क्या सूट करेगा या क्या नहीं। प्लीज़ मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। लैला जो कब से रूह को साथ लिए जा रही थी एक तरफ होकर मासूमा की बात सुनने लगी। रूह, तुम वहाँ जाके ज्वेलरी देखो, तब तक मैं मासूमा की थोड़ी हेल्प कर दूँ। उसने रूह को सामने वाली दुकान की तरफ इशारा किया और ख़ुद मासूमा के लिए कपड़ों की दुकान में आई। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रूह अपने पीछे सारम की आवाज़ सुनकर फ़ौरन बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? रास्ता छोड़े मेरा। वो जाने लगी तो सारम उसका रास्ता रोक बैठा। देखिए भाभी, आप मेरे लिए बहुत अजीज़ हैं, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, यकीन कीजिए मैं दिल से आपको भाभी मानता हूँ। मैं आपके घर आना चाहता था, लेकिन यारम ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं आपके घर जाने की मैंने कोशिश की तो वो मेरी मासूम बच्ची को भी
भाभी प्लीज़ मेरी बात पर यकीन करें, वो एक बहुत खतरनाक आदमी है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो किस तरह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। प्लीज़ खुदा के लिए मेरा यकीन करें। शायद आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा। मेरा रास्ता छोड़े। रूह ने उसकी बात काटी और आगे पीछे नज़रें दौड़ाकर लैला को देखने लगी। ठीक है, आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना, आप ना करें मेरा यकीन, लेकिन फिर भी आपको सच्चाई बताना मेरा फ़र्ज़ है। वो शख्स दुबई का डॉन है, इसलिए लोग उसे ड्योल कहकर पुकारते हैं। मेरी बात सुने भाभी। रूह उसकी बात पर कान धरे बगैर आगे बढ़ने लगी। जब सारा ने उसका हाथ थामा, मैं उसे बचाना चाहता हूँ, मैं उसे एक नॉर्मल ज़िंदगी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा बचपन का दोस्त एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारे। वो एक बहुत ही खतरनाक शख्स है, या शायद दरिंदा कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो पूछें अपने शोहर से, क्या उसने अपने बाप का कत्ल नहीं किया। वो खुद आपको बताएगा कि किस तरह से अपने बाप को मार कर उसने अपनी माँ को उस केस में फंसाया था। मैं उससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कहूँगा। आपको मुझ पर यकीन नहीं करना ना करें, लेकिन खुदा के लिए अपने शोहर से एक बार पूछकर उन लोगों को इंसाफ ज़रूर दिलाएं जो आपके शोहर के हाथों बेदर्दी से कत्ल हो चुके हैं। रूह चलो यहाँ से, न जाने लाला कब से उसके पीछे खड़ी हुई उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घसीटने लगी। रूह, तुम्हें इस आदमी की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ड्योल को फंसा रहा है और कुछ नहीं। चलो हम वापस चलते हैं। वो रास्ते में कुछ नहीं बोली, लेकिन लैला उसे यकीन दिलाती रही कि इस यारम को सिर्फ फंसाने की कोशिश कर रहा है। जबकि मसूमा परेशान बैठी हुई थी, उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि सारम कुछ ऐसा करने वाला है। रूह जब घर पहुंची तो दरवाज़ा पहले से खुला था, जबकि लैला का अभी वापस जाने का इरादा ना था। वो यारम को सारी सिचुएशन बताकर वापस जाना चाहती थी। दरवाज़ा खोला देखकर रूह परेशान हुई, लेकिन अंदर आते ही जो थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा उसके लिए वो बिल्कुल तैयार ना थी। वो लड़खड़ाकर दरवाजे से जा निकली। किसके साथ गई थी तुम बाहर, समझ में नहीं आता। इस शहर में मेरे कितने दुश्मन हैं। पिछले 1.5 घंटे से हर एक फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाकर पूछा मैंने इस बिल्डिंग का कि मेरी बीवी कहाँ है, क्यों गई थी तुम बाहर, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पूछ रहा हूँ। रूह ने दरवाजे के साथ डरी सहमी खड़ी वहाँ देखने लगी। वो जो बेहतियारी में आज दूसरी बार उस पर हाथ उठा गया था, परेशानी से आगे बढ़ा। वो गुस्से में था, लेकिन उसका मकसद ऐसा करने का हरगिज़ ना था। हाँ, शायद उसे अभी तक पता नहीं था कि मोहब्बत करने वाले लोगों के साथ किस तरह से पेश आया जाता है। जबकि रूह के कान में सिर्फ सारम के अल्फाज गूंज रहे थे। आपका शोहर दुबई का डॉन है, आपका शोहर एक गुंडा है, मासूम लोगों का कातिल, एक दरिंदा है, अपने ही बाप का कातिल, अपनी माँ को फंसाने वाला। अल्फाज उसके जहन में गूंज रहे थे जब अगले लम्हे वो ज़मीन बोस हो चुकी थी। रूह उसके सामने दरवाजे से लगी ज़मीन पर पड़ी थी। वह तेज़ी से आगे बढ़ा और उसका गाल था तपाने लगा। रूह, क्या हुआ तुम्हें, बोलो क्या हुआ तुम्हें। रूह मेरी जान, क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है। उसे आप लैला की तरफ देख कर चिल्लाया था। मैंने कुछ नहीं किया ड्योल, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। लैला भुखला कर उसकी तरफ आई और जल्दी से रूह को देखने लगी। लैला, अगर मेरी रूह को कुछ भी हुआ तो मैं जान से मार डालूंगा तुम्हें, और तुम्हारी सोच से ज़्यादा खतरनाक मौत मिलेगी तुम्हें, ये बात याद रखना। ड्योल, खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। रूह बिल्कुल ठीक थी मेरे साथ, हमने तो रास्ते में कुछ खाया पिया भी नहीं। उसने मसूमा की तरफ देखा जो दरवाजे के साथ खड़ी उन्हें देख रही थी। उसने जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाई। रूह प्लीज़ आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें। सर, हमने रूह को कुछ नहीं किया, रूह बिल्कुल ठीक थी हमारे साथ, पर पता नहीं ये अचानक उसे क्या हो गया है। मसूमा, डॉक्टर को फ़ोन करो। लैला ने ड्योल को रूह के लिए इतना टची देखा तो वो मसूमा को कहने लगी, खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो, जल्दी फ़ोन करो डॉक्टर को। वह चिल्लाया। मेरे पास डॉक्टर का नंबर कहाँ से आया, मासूमा परेशानी से बोली। ओह, ये पकड़ो मेरा फ़ोन और जल्दी से कॉल करो डॉक्टर को। रूह की तरफ वो मुतवज्जा हो गई थी। जोल, उसे उठाओ, यहाँ से रूम में लेकर चलो, मैं पानी लाती हूँ। पता नहीं मेरी रूह को क्या हो गया, यारम बहके बहके अंदाज में बोला। जोल, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, उसे उठाओ यहाँ से, तुम रूम में लेकर जाओ, डॉक्टर आ रहा है। उसने जल्दी से मासूमा के हाथ से अपना फ़ोन छीना और ख़ुद नंबर मिलाने लगा। ऐसे रूम में इसे रूम में लेके जाओ, कुछ नहीं होगा उसे, ट्रस्ट मी। लैला फ़ोन पर डॉक्टर से बात करते हुए किचन की तरफ भागी थी, जबकि यारम रूह को उठाते हुए बेडरूम में ले आया। जबकि मासूमा वहीं खड़ी सोच रही थी कि जो कुछ भी हुआ है उसमें रूह की तो कोई गलती नहीं। सारम कैसे एक मासूम इंसान के साथ ऐसा कर सकता है। मुझे बस इतना बताओ कि तुमने रूह को क्या कहा है। वो यहाँ बेहोश पड़ी है और ड्योल को बुखलाया हुआ है। अगर उन्हें पता चला कि ये सब कुछ तुमने किया है वो तुम्हें जान से मार डालेंगे, और उन्हें पता चलने वाला है। ये बात याद रखना। मैं तो उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, मगर लाला वो उन्हें सब कुछ बता देगी। फिर तुम अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने रूह को क्या बताया है। देखो सारम, जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अगर रूह को कुछ भी हुआ तो तुम नहीं बचोगे। तुम तो कहते हो कि ड्योल सर तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, फिर तुम उनको मुझसे बेहतर जानते होगे।
मासूमा गुस्से से बोली थी। क्या हुआ है उसे? मैंने तो उसे ऐसा कुछ नहीं बताया। कहीं जोल ने उसे भी? ऐसा नहीं हो सकता, जोल सर उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो उसे तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन तुम्हारे साथ वो क्या करेंगे उसकी गारंटी नहीं देती मैं। उसकी बात काटते हुए वो जल्दी से बोली और बात ख़त्म करके फ़ोन काट चुकी थी। वो जैसे ही पलटी सामने हिजर खड़ा था। किससे बात कर रही थी तुम? हिजर ने पूछा। मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी। अम्मी से इस तरह से बात की जाती है? हिजर दोनों हाथ सीने पर बांधे उसे खड़ा देख रहा था। हाँ वो मैं शार्फ, आप दोनों यहाँ कब आए? उसने बात बदलना चाहिए और साथ पीछे खड़े शार्फ को आवाज़ दी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू